धान, जिस पर हमारी आबादी का एक बड़ा भाग अपनी जीविका के लिए निर्भर है। कृषि के क्षेत्र में उन्नति कर ही हम किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि पारंपरिक खेती में जरूरत के अनुसार बदलाव लाएं। ताकि मिट्टी, पानी और वातावरण के समुचित उपयोग द्वारा हमारी कृषि उन्नत बन सके। कृषि को लाभप्रद बनाने के लिए हमें कृषि में लगने वाले लागत को कम करना होगा और ये तब संभव है जब हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। इसलिए आज हम धान की वैज्ञानिक और उन्नत खेती के बारे में बात करेंगे। यहाँ के बहुसंख्यक आबादी कृषि पर निर्भर है। इसीलिए कहा जाता है कि कृषि ही जीवन की मूल आधार है। कृषि है तो अन्न है, अन्न है तो जीवन है। यानी कृषि सभी विकासों की मूल बिंदु है। कृषि के विकास के बगैर किसी भी तरह की विकास कतई संभव नहीं है। इसलिए मैं आप किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे राज्य के खरीफ मौसम में उगाए जाने वाले फसलों में धान की प्रमुख भूमिका है। यानी धान एक मुख्य फसल के रूप में है। किसी भी फसल के उत्पादन और प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जिन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, किसान भाइयों को चाहिए कि उन सारे बिंदुओं को अक्षरशः पालन करें, जिससे वे अपने उत्पादन और उत्पादकता को आशा के अनुरूप बढ़ा सके। खेती में सबसे बड़ी चीज़ है, यानी कि बदलते परिवेश में या हमारे कहिए कि वक्त की करवट को बदलते के क्रम में हम ये बताना चाहते हैं कि कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपनाना होगा। कृषि को लाभकारी पेशा के रूप में हम तभी तब्दील कर सकते हैं जब कृषि में लगने वाले लागत को हम कर सकें। कृषि में लगने वाले लागत को कम करके कृषि से होने वाले मुनाफा को हम बढ़ा सकते हैं। यानी जब तक हम कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में किसानों के बीच प्रचलित न करेंगे, तब तक किसान इस खेती को अपनाने में इतराएंगे और फिर वे अपने इससे पलायन शुरू कर देंगे। जब हम वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं तो अक्सर किसान भाई भ्रमित हो जाते हैं। किसान भाई, वैज्ञानिक खेती से आपको भ्रमित या चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसके अंतर्गत आपके क्षेत्र के मुताबिक सही प्रभेद का चुनाव, संतुलित उर्वरक का प्रयोग, जल प्रबंधन और नवीनतम तकनीकों के प्रयोग पर जोर दिया जाता है। किसान भाई अगर जिन बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं उन्हें पुनः उन बिंदुओं पर ले जाना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ है कि प्रभेद का चुनाव, यानी परिस्थिति विशेष के मुताबिक ही प्रभेद का चुनाव करें। दूसरी बात है कि अनुशंसित प्रभेद का जो बीज है वो उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए, गुणवत्ता वाली होनी चाहिए और उसकी खरीद कोई विश्वसनीय स्रोत से ही होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि सही वक्त पर बुआई करें। बुआई ना तो पहले करें, बुआई ना तो बाद में करें। जो सही वक्त पर बुआई है उसी वक्त पर बुआई करें। ये एक इसमें कहीं कोई लागत नहीं लगती है, बल्कि ये किसानों की और वैज्ञानिकों की तजुर्बे के आधार पर हम कह सकते हैं कि सही वक्त पर अगर हम बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से हम फसल से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, उससे ज़्यादा उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि सही और संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करना। सिर्फ रासायनिक खाद पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। रासायनिक खाद के साथ जैविक खाद का भी इस्तेमाल होनी चाहिए। जैविक खाद के इस्तेमाल होने से रासायनिक खाद से होने वाले हानि को भी हम कम कर सकते हैं और मिट्टी में जो लगातार रासायनिक खाद के इस्तेमाल से
मिट्टी स्वास्थ्य में जो बदलाव आता जाता है या उनके उर्वरा शक्ति पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है उसको भी हम कम कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि खड़ी फसल पर निकाई गुड़ाई या खरपतवार का नियंत्रण करना है। यानी फसल के साथ जब अनचाहे पौधे उग आते हैं तो वो फसल के साथ मिट्टी में उपलब्ध नमी के लिए, मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे क्या करते हैं, फसल के उत्पादन को कम कर देते हैं। इसीलिए जरूरी है कि एक निश्चित अवधि में, ये कहा गया है कि पौधे के पूरे जीवन काल का 1/3 हिस्सा खरपतवार के लिए बहुत ही संवेदनशील होते हैं। अगर इस वक्त हम खेत को खरपतवार से मुक्त नहीं रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फसल को हानि हो जाएगी। अब बात है सिंचाई प्रबंधन को। ये बात सच्चाई है कि पानी की कमी नहीं है, लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि दिन प्रतिदिन पानी की कमी का एहसास होता चला जा रहा है। इसीलिए उपलब्ध पानी का इस्तेमाल सही वक्त पर होनी चाहिए, सही मात्रा में होनी चाहिए और सही उपाय लगाकर होनी चाहिए। यानी कि उसके लिए जो अनुशंसित तरीका है या फिर खेती के जो अनुशंसित तौर तरीका है उनको ही अपनाना ज़्यादा लाभकारी होगा। अब है कि खड़ी फसल पर कीट व्याधि से फसल को सुरक्षा प्रदान करना और सही वक्त पर कटाई करके सही नमी रहने पर ही उसका भंडारण करना। इन सारे बिंदुओं पर अगर किसान भाई ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से वो फसल की उपज और उत्पादकता को बढ़ा सकेंगे और अपनी खेती को लाभकारी बना सकेंगे। चलिए, ये तो रही बात वैज्ञानिक तरीकों के बारे में। अब हम धान के वैज्ञानिक खेती के बारे में बात करते हैं। जैसा कि किसान भाई आप जानते हैं, धान खरीफ की मुख्य फसल है। अपने राज्य बिहार में धान की खेती लगभग 35 लाख हेक्टेयर जमीन पर की जाती है। लेकिन इसकी उत्पादकता अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। अगर कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो इसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, जैसे समय पर रोपाई करना, निश्चित दूरी पर पौधों की रोपाई, सिंचाई एवं जल प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, कीट एवं रोगों का नियंत्रण। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तथा वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए धान की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। अब मैं धान के बारे में बताना चाहता हूँ। बिहार राज्य में धान की खेती मुख्यतः खरीफ मौसम में ही होती है। इनके अंतर्गत करीब करीब बिहार राज्य में 35 लाख हेक्टेयर्स जमीन में इसकी खेती होती है। विडंबना ये है कि इसकी उत्पादकता अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जरूरी इस बात की है कि किसान भाई जो वैज्ञानिक तरीका है, जो अनुशंसित तौर तरीका है, जो अनुशंसित प्रभेद है, खाद और उर्वरक का इस्तेमाल है, समय पर सिंचाई प्रबंधन करना है, खड़ी फसल पर कीट व्याधि से फसल को सुरक्षा प्रदान करना है, इन सारी बातों को अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से फसल की उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। धान की उत्पादकता पर हम बात करते हैं तो इसके लिए सही प्रभेद का चुनाव होना जरूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं धान के प्रमुख प्रभेदों के बारे में। किसान भाई, धान की खेती अलग अलग तरह की जमीनों में हम करते आ रहे हैं, जैसे ऊपरी जमीन, गहरी जल जमाव वाला जमीन या निचली जमीन। इस तरह से विभिन्न परिस्थितियों के लिए अलग अलग प्रभेदों की अनुशंसा वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। अगर हम ऊपरी जमीन की बात करें तो इसके लिए जो प्रभेद हो सकते हैं उसे आप नोट करें। प्रभात, तुरंता, रिछारिया, सरोज,
धनलक्ष्मी, पूसा 2 आदि उपयुक्त प्रभेद हैं। ये सारे प्रभेद 100 से 115 दिनों में पककर तैयार हो जाते हैं। इन प्रभेदों को 1 से 15 जुलाई तक बोने का सही समय है। साथ ही इसके बीज की अनुशंसित मात्रा 20 किलो प्रति हेक्टेयर है। बिचड़ा 20 से 25 दिन का हो जाए तो उसे अपने खेतों में लगाएं तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर हो और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर हो। अगर मध्यम जमीन में धान की खेती की बात करें तो इसके लिए राजेंद्र भगवती, सीता, कनक, राजेंद्र सुहासनी, राजेंद्र कस्तूरी, सरोज, IR 36 आदि उपयुक्त प्रभेद हैं। ये सारे प्रभेद लगभग 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं। इन प्रभेदों को बिजाई करने का समय 10 से 25 जून तक है। बिचड़ा जब 25 से 30 दिन का हो जाए तब उसे उखाड़कर खेतों में रोपनी करें। इसमें पौध से पौध की दूरी 20 गुना 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब प्रभेद का चुनाव। धान की खेती विभिन्न परिस्थितियों में की जाती है। ऊपरी जमीन, मध्यम जमीन, नीची जमीन तथा गहरी जल जमाव वाला जमीन, इन सारे परिस्थितियों के लिए अलग अलग प्रभेद अनुशंसित की गई है। जैसा कि ऊपरी जमीन को अगर हम लेते हैं, ऊपरी जमीन के लिए जो अनुशंसित धान की अनुशंसित किस्म है वो है आपका प्रभात, तुरंता, रिछारिया, सरोज, धनलक्ष्मी, पूसा 2-21। इन सारे प्रभेद तकरीबन 100 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाता है तथा इनकी बिजाई जो पौधशाला में हम इनकी बिजाई करेंगे वो करीब करीब तकरीबन 1 से 15 जुलाई तक हम उसको पौधशाला में लगा देंगे और इसके लिए बीज की जो अनुशंसित मात्रा है वो 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करेंगे। बिचड़ा जब 20 से 25 दिन का हो जाए तब उखाड़कर हम कादो की हुई जमीन पर उसका रोपनी करते हैं। रोपनी की दूरी 15 से 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। 15 गुना 15 यानी पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा रो से रो की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब दूसरी परिस्थिति ये है कि मध्यम जमीन के लिए जो अनुशंसित किस्म है उसमें आपका राजेंद्र भगवती है, फिर आपका सीता है, फिर आपका कनक है, फिर आपका राजेंद्र सुहासनी है, फिर राजेंद्र कस्तूरी है, सरोज है, IR 36 है। इन सारे प्रभेद तकरीबन 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं। पौधशाला में बिजाई करने का वक्त है 10 से 25 जून तक हम पौधशाला में इसकी बिचड़ा को गिरा दें। बिचड़ा जब 30 दिन का हो जाए, 25 से 30 दिन का, तब हम रोपनी के लिए इसे इस्तेमाल करें और रोपनी की दूरी 20 गुना 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब बात निचली जमीन में धान की खेती की। इसके लिए स्वर्णा, जिसे कि MTU 7029 भी कहते हैं, ये प्रभेद बहुत ही ज्यादा फसल देती है। इसके अलावा राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, राजश्री, किशोरी आदि को उपयुक्त प्रभेद मानते हैं। ये सारे प्रभेद लगभग 140 से 145 दिनों में पककर तैयार हो जाते हैं। इन प्रभेदों को बिजाई करने का सही समय 25 मई से 10 जून तक है। इसके अलावा गहरी जमीन जिसमें जल जमाव हमेशा बनी रहती है,
इसके लिए भी अलग प्रभेद हैं, जिसमें जानकी, सुधा, वैदेही, जलज उपयुक्त प्रभेद माने गए हैं। अब बात आती है सुगंधित धान की। तो इसके प्रमुख प्रभेद इस प्रकार हैं: राजेंद्र कस्तूरी, राजेंद्र सुवासनी, पूसा बासमती, सुगंधा 1 से 4। इन सभी प्रभेदों को बिजाई करने का सही समय 25 जून से 15 जुलाई तक है। आइए इसके बारे में हम विशेष तौर पर जानते हैं अपने वैज्ञानिक से। अब जो परिस्थिति है वो निचली जमीन है। निचली जमीन के लिए जो अनुशंसित किस्म है उसमें सबसे अच्छी किस्म स्वर्णा है, जो बहुत ज़्यादा उपज देने वाली किस्म है। इनको MTU 7029 भी कहते हैं। इसके अलावा राजेंद्र मंसूरी एक किस्म है, राजेंद्र श्वेता एक किस्म है, राजश्री है, सत्यम है, किशोरी है। इन सारे प्रभेद का चुनाव हम निचली ज़मीन के लिए कर सकते हैं। ये सारे प्रभेद 140 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं। इन प्रभेदों के लिए बिचड़ा गिराने का वक्त है 25 मई से 10 जून तक। अब है इनके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो गहरी ज़मीन जहाँ पर जल जमाव बनी रहती है, वैसे स्थिति में भी जैसे हम कुछ प्रभेद हैं, जानकी है, सुधा है, वैदेही है, जलज है। इन सारे किस्मों का चुनाव हम वैसे जगह के लिए करें जहाँ पर जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। अब हम बातें करेंगे सुगंधित धान की, सेंटेड राइस की। सुगंधित धान की जो अनुशंसित किस्म है वो हमारा है राजेंद्र कस्तूरी, राजेंद्र सुहासिनी। इन सारे किस्मों का चुनाव हम सेंटेड राइस के लिए कर सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से धान की खेती की बात करें और नर्सरी के बारे में हम बात न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब हम जानते हैं धान की नर्सरी लगाने का सही तरीका क्या है। आइए इसके बारे में हम विशेष तौर पर जानते हैं अपने वैज्ञानिक से। अब है कि पौधशाला यानी कि नर्सरी उगाने का तरीका। नर्सरी या तो हम सामान्य विधि से कर सकते हैं या फिर डेपोक विधि से कर सकते हैं। सामान्य विधि से जो नर्सरी हम पौधशाला तैयार करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ऊपरी ज़मीन को चुनते हैं जहाँ पर सिंचाई की साधन हो, और उसमें हम क्या करते हैं, खेत को अच्छी तरह से कादो करके बीज को 24 घंटा भिगाने के बाद 48 घंटा बोरा पे ढक के जब अंकुरित हो जाता है तो वो अंकुरित बीज को हम ले जाके कादो की हुई ज़मीन पे छींट देते हैं। और जब पौधे एक निश्चित अवधि को प्राप्त कर लेता है, जैसे मैंने कहा तकरीबन 25 से 30 दिन की बिचड़ा लगाने के लिए हो जाता है। जब ये इतना दिन का बिचड़ा हो जाए, स्वस्थ बिचड़ा हो, तो उसमें उखाड़कर ज़मीन पे रोप देनी चाहिए। अब है डेपोक विधि। ये भी एक नर्सरी उगाने का तरीका है, बहुत ही कम समय में और कहीं भी इस विधि से हम धान की नर्सरी को उगा सकते हैं। इस विधि के लिए हम क्या करते हैं, ज़मीन पर या तो हम प्लास्टिक की सीट को बिछा देते हैं या फिर केले के पत्ती को बिछाकर बीज को, जो अनुशंसित मात्रा में जो बीज है, उस बीज को भिगोकर 24 घंटा भिगोने के बाद 48 घंटा बोरे में ढक कर जब उसमें अंकुरित हो जाता है तो उसको हम बिछा देते हैं। और ये बिछाने के वक्त ये ध्यान रहे कि 1 इंच से ज़्यादा मोटाई ना हो। दूसरी चीज़ है कि सुबह 4 से 5 दिन तक धीरे धीरे उसमें पानी देती रहनी चाहिए और हल्का हल्का बीज को दबाते रहना चाहिए। ये ऐसी विधि से बीज की तैयारी तकरीबन 14 से 15 दिन में हो जाते हैं। ये एक पोर्टेबल टाइप ऑफ नर्सरी है ना, ज्वलंत नर्सरी है, जहाँ चाहे वहाँ लगा लेते हैं और जिस समय चाहते हैं उस समय उसको बिचड़ा को लगा लेते हैं। धान की वैज्ञानिक खेती करें और खरपतवार के बारे में बात न करें, ये तो बात अधूरी रह जाएगी।
तो इसलिए हम बात करते हैं धान में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खरपतवार पौधे की वृद्धि को रोक देते हैं, जिससे कि धान की उपज में काफी कमी आ जाती है। साथ ही खेती में लगने वाले लागत को भी ज्यादा कर देते हैं। खरपतवार नियंत्रण के कुछ प्रमुख तरीके हैं, जैसे रासायनिक विधि से, मशीन के द्वारा या हाथ से सीधे उखाड़ना। लेकिन इन सबों में रासायनिक विधि ही उत्तम विधि है। इसमें समय के साथ साथ लागत भी कम आता है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार पौधे के साथ जब कोई भी अवांछित पौधे उग आते हैं तो उसको हम खरपतवार कहते हैं। ये पौधे की वृद्धि को रोक देते हैं, ये पौधे में लगने वाले लागत को ज़्यादा कर देते हैं, पौधे की उपज को कम कर देते हैं, पौधे की उपज की गुणवत्ता को भी घटा देती है। इन सारे हानियाँ खरपतवार से होती है। इसीलिए पहला शुरू का 1/3 हिस्सा, पूरे फसल की जीवन काल का शुरू का 1/3 हिस्सा हमेशा से चाहिए कि पौधे को खरपतवार से मुक्त रखे और अच्छी और गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त करें। इसके लिए या तो हम यांत्रिक विधि अपनाते हैं, या तो फिर हम मैनुअल भी करते हैं, या तो हम हाथ से जो अनचाहे पौधे हैं उसको उखाड़ते हैं, या नहीं तो फिर रसायन का इस्तेमाल करके भी हम कर सकते हैं। तो बदलते वक्त के साथ साथ और जो हमारा लेबर है ना, श्रम का कमी को देखते हुए रासायनिक खरपतवार को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रासायनिक खरपतवार इस्तेमाल करने से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि सही दवाई का चुनाव करें, गुणवत्ता वाली दवाओं का चुनाव करें और सही मात्रा में ही हम उसकी उपयोग करें और ज़रूरत के मुताबिक उपयोग करें। अगर ज़रूरत ना हो तो कतई उपयोग ना करें, ज़रूरत हो तो निश्चित और अनुशंसित मात्रा में जो अनुशंसित खरपतवार नाशी, तृणनाशी दवा बाजार में उपलब्ध है, अच्छे स्रोत से लेकर अनुशंसित मात्रा में डालकर उसको छिड़काव करना चाहिए। धान के क्षेत्र में ब्यूटाक्लोर मैचेटी नाम का दवा उपलब्ध है बाजार में, जिसका 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से रुपए के 3 से 4 दिन के बाद छिड़काव कर देनी चाहिए। इससे जितने भी तृण है, जितने भी खरपतवार है, वो नष्ट हो जाएंगे। वैज्ञानिक खेती में संतुलित उर्वरक का प्रयोग पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत होती है। बगैर उर्वरक के हम अच्छी फसल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए आइए जानते हैं अपने वैज्ञानिक से कि धान में संतुलित उर्वरक का प्रयोग क्यों और कैसे करें। अब बारी आती है खाद एवं उर्वरक के इस्तेमाल की। इसके लिए अनुशंसित मात्रा में जो खाद और उर्वरक की मात्रा है वो 100 किलो नेत्रजन, 40 किलो स्फूर, 20 किलो पोटास। 100 किलो नेत्रजन के लिए 217 किलो यूरिया की ज़रूरत होती है। 60 किलो या 40 किलो स्फूर्स के लिए करीब करीब आपको 250 किलो एसएसपी की ज़रूरत होती है और 20 किलो पोटास के लिए 33 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास जो बाज़ार में उपलब्ध है प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी ज़रूरत होती है। इसको देने की इस्तेमाल करने का तरीका, आधा नेत्रजन, अनुशंसित मात्रा का आधा नेत्रजन, पूरा स्फूर और पोटास की पूरी अनुशंसित मात्रा को अंतिम खेत जुताई के वक्त यानी कादो करने के वक्त मिला देते हैं। बचे हुए नेत्रजन का आधा बुआई के 30 से 40 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं और उसका बचा हुआ आधा नेत्रजन का इस्तेमाल जब बाली निकलने की स्थिति में आती है तब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इन सारे तौर तरीका को अगर किसान भाई अपनाएंगे तो निश्चित रूप से धान की अच्छी फसल ले पाएंगे,
उससे ज़्यादा उपज को लेंगे और खेती में लगने वाले लागत कम हो जाएगी, मुनाफा ज़्यादा होगा। किसान भाइयों को चाहिए कि जो भी तौर तरीका अनुशंसित है वो या वैज्ञानिक तौर तरीका को ही अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। भाइयों, देरी किस बात की, वैज्ञानिक तरीके से धान की खेती करें और अपनी उन्नति के साथ साथ अपने देश और राज्य की उन्नति में भागीदारी निभाएं। धान की वैज्ञानिक खेती के अंतर्गत कुछ और बातें हैं, जैसे सावधानियां और इसके प्रमुख बिंदु। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगले भाग में।